तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की फुल क्लास। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको अंत तक देखनी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे हम टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे। तो दोस्तों यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक संपूर्ण क्लास है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। दोस्तों बिना देरी किए अपने अच्छे से क्वेश्चन हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है प्रशासनिक विधि की परिभाषा। दोस्तों अगर आप प्रशासनिक विधि पढ़ने वाले हैं तो इसकी परिभाषा तो आपको जाननी ज़रूरी है, कि अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ही कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है। तो इसलिए इसकी हम पहले परिभाषा को समझेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि को कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं राज्य में जो ये प्रशासन होते हैं जो पूरे राज्य को हैंडल करते हैं, तो प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि को कहते हैं। प्रशासन कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का महत्वपूर्ण अंग है। प्रशासन जो होता है वो कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव का महत्वपूर्ण अंग होता है। एग्जीक्यूटिव का ही अंग होता है हमारा प्रशासन। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रशासन विधि के विकास तथा विस्तार को देखते हुए प्रशासन को राज्य का चौथा अंग कहा जाने लगा है। इस टाइम जो प्रशासन का विकास हो रहा है उसको देखते हुए जो इनके कार्य हैं, इनके नियम बनाने के इनकी एबिलिटी है, उसको देखते हुए यह राज्य का चौथा अंग कहा जाने लगा है प्रशासन को। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं प्रशासन को राज्य का कौन सा अंग बोलते हैं, तो आप चौथा में टिक कर सकते हैं। राज्य के वैसे 3 अंग होते हैं। राज्य के 3 अंग हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ठीक है, राज्य के 3 अंग हैं। दोस्तों एक बात गौर करिएगा, इसमें हम काफ़ी लीगल वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, तो उनको हम समझाते भी जाएंगे, आप उनको अच्छे समझिएगा। प्रशासनिक विधि में प्रशासन को संचालित करना, नियंत्रित तथा नियमित करने से संबंधित नियम एवं उपनियम सम्मिलित किए गए हैं। जो प्रशासनिक विधि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको संचालित करने के लिए, चलायमान करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसके ऊपर कुछ बाउंडिंग लगाने के लिए तथा इसके नियम कि किस तरीके से चलेगी प्रशासन, ये एक नियम और उपनियम सम्मिलित किए जाते हैं प्रशासनिक विधि में, कि ये कैसे प्रशासन कार्य करेगा, इसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, कैसे चलायमान रहेगा। तो ये ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सम्मिलित होता है, एकत्रित होता है। दोस्तों यहाँ पर कई विधिशास्त्री हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी हुई है। एक महान विधिशास्त्री हैं सर आइवर जेनिंग। इन्होंने कहा है प्रशासन विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन, शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का अवधारण किया जाता है। जो प्रशासनिक विधि है उसमें जो अधिकारी बनाए जाते हैं वो कैसे बनेंगे, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी या उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, ये प्रशासनिक विधि में दिया जाता है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि कैसे सिस्टम बनाना है। जैसे कि आपके स्कूल में जनरली होता ही है रूल कि भाई ये टीचर इतने बजे आएंगे, बच्चे इतने बजे आएंगे, इतने बजे प्रेयर होगी या इतने बजे क्लास लगेगी, इतने से इतनी क्लास लगेगी, ये टीचर इस क्लास में जाएंगे। ये कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसी के अनुसार स्कूल का रेगुलेशन होता है, स्कूल चलता है। उसी तरीके से प्रशासनिक विधि है। प्रशासन के अधिकारियों के लिए उनकी क्या शक्ति होगी, क्या कर्तव्य होगी, कैसे वो कार्य करेंगे, जनरली बनाया जाता है। ये प्रशासनिक विधि है, आप समझ गए होंगे। प्रशासनिक विधि हमारी प्रशासन संबंधी विधि है। इनमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन करना, शक्तियों, कर्तव्यों का अवधारण किया जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रशासनिक विधि है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि को परिभाषित कीजिए। अब कोई आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या है। दोस्तों यहाँ पर विधि का शासन क्या है, आइए इसको अच्छे से समझेंगे और आप ये भी जानें क्या भारत में विधि का शासन है या नहीं है, इसको भी समझेंगे। दोस्तों विधि के शासन की संकल्पना
इंग्लैंड को ध्यान में रखकर डायसी द्वारा की गई थी। विधि के शासन की संकल्पना कहाँ से? इंग्लैंड को ध्यान में रखकर किसने की थी? डायसी ने की थी। डायसी ने कहा कि इंग्लैंड में विधि का शासन है। डायसी ने बोला था कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि व्यक्ति का। किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, विधि का शासन। आप एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, वैसे रिलेट करिएगा अपने भारत में कि क्या भारत में विधि का शासन है। विधि के शासन में भेदभाव तथा असमानता का सर्वथा अभाव होना चाहिए। जो विधि का शासन है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, सबको समान रखना चाहिए, तब तो वहाँ पर विधि का शासन है। अगर नहीं है तो नहीं है। विधि के शासन की कल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड कोक ने इंग्लैंड में की थी। विधि के शासन की कल्पना किसने की थी? सबसे पहले एडवर्ड कोक ने इंग्लैंड में की थी। एडवर्ड कोक ने कहा कि सम्राट को विधि तथा ईश्वर के अधीन होना चाहिए। जो राजा होता है उसको विधि के अधीन होना चाहिए, ईश्वर के तरीके, कि सबको समान से देखे, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। विधि के शासन का तात्पर्य कार्यपालिका पर विधि की संप्रभुता या सर्वोच्चता है। विधि का शासन मनमानेपन या विवेकाधीन शक्ति का विलोम है। विधि का शासन होना चाहिए, वहाँ पर कोई मनमानापन नहीं कर सकता, अपनी मन की मर्जी नहीं कर सकता। वहाँ पर जो रूल लिखे हैं उसी के अनुसार कार्य होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। डायसी जी ने कहा था कि विधि के शासन की परिकल्पना कॉन्सेप्ट 3 अर्थ में है। अगर विधि का शासन है तो 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं तो वहाँ पर विधि का शासन है। पहला कौन सा है? विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्या अपने भारत में विधि की सर्वोच्चता है? हाँ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ भारत में है। विधि के समझ समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या ये भी है? हाँ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भारत में भी। न्यायालयों की संप्रभुता, प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर्ट्स, कि न्यायालय अपने आप में संप्रभु हैं, किसी का उन पर दबाव नहीं है। क्या भारत में ऐसा है? हाँ है, क्योंकि भारत में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही थी, वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा बचाई और कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि रखा। क्योंकि जो हमारा न्यायालय होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है। एक फेमस केस होगा केशवानंद भारती का, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप रूल ऑफ लॉ को समझ गए होंगे। तो भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रूल ऑफ लॉ था, इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक विधि के क्या उद्देश्य हैं। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब जो हमारा प्रशासनिक विधि है इसके उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे एक स्टूडेंट का उद्देश्य होता है पढ़ना, जैसे एक टीचर का उद्देश्य होता है पढ़ाना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उद्देश्य क्या है, ऐसे इसको जानते हैं। दोस्तों प्रशासकीय अधिकारियों की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उनकी शक्ति के दुरुपयोग, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाएँ, तो उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, उनको रोकना कि आपकी जितनी शक्ति है उसी के अनुसार आप काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रोकता है उनको करने में। दूसरा है यह सुनिश्चित किया जाना कि जनता को प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हो। जो प्रशासनिक अभिकरण हैं, जो प्रशासन है, उनके द्वारा निष्पक्ष व्यवहार हो। किसी से ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है, पैसे वाला है तो उससे अलग व्यवहार कर रहे हैं, जो गरीब है उससे अलग व्यवहार, ऐसा नहीं कर सकते। जनता से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनमें समान तरीके से व्यवहार होगा, उनका व्यवहार चेंज नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। आम नागरिक को उसके हितों द्वारा अधिकारों को अधिकृत प्रशासकीय अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करना। तो हमारे आम नागरिक हैं, उनके हितों पर, उनके अधिकारों पर कोई अतिक्रमण ना हो पाए, कोई बाधा ना आ पाए, इस पर भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिवेल करता है, काम करता है, उनको संरक्षण करता है, उनके हित की संरक्षण करता है, उनके अधिकारों का संरक्षण करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कोई उनके अधिकार छीने नहीं, ना उनके अधिकार का उल्लंघन करे। दोस्तों प्रशासनिक अभिकरण तथा प्रशासनिक अभिकरणों को आम नागरिक के प्रति उत्तरदायी बनाना। जो हमारे प्रशासनिक अभिकरण होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं प्रशासकीय अधिकारी के,
उनको आम नागरिक के प्रति उत्तरदायी बनाना। ठीक है, जो हमारा जनरल आदमी है उनके प्रति उत्तरदायी बनाना कि आप इनका भी काम देखेंगे, सबका एक समान तरीके से देखेंगे। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ही तहत होता है। दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य को विधिक रूप से मान्य तथा सामाजिक रूप से न्याय संगत बनाना, कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्य उनके विधिक रूप से होने चाहिए। अगर वो विधिक रूप से कर रहे हैं कार्य कोई, तो वो मान्य होंगे और सामाजिक रूप से न्याय संगत होंगे। जो समाज के प्रति न्याय वाले कार्य अगर वो भी कर रहे हैं तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको सपोर्ट करता है कि आप ये न्याय और सही कर रहे हैं समाज के प्रति। ठीक है। प्रशासनिक शक्ति का उपयोग जनहित के विरुद्ध होने के विरुद्ध उपाय करना, कि जो प्रशासनिक शक्ति है उसको जनहित के विरुद्ध, अगर वो जनहित के विरुद्ध हो रही है, वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, उनके विरुद्ध उपाय करना। ठीक है, मतलब कोई ऐसी शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति, जो जनहित के विरुद्ध है, उनके हित के विरुद्ध है, उनके लाभ के लिए नहीं है, तो उस शक्ति के विरुद्ध कानून बना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ही कार्य होते हैं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो अधिकारी हैं वो दुरुपयोग ना कर सके अपनी शक्ति का, जनता के हित में कार्य करें, जनता के अहित में ना कार्य करें। उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रोकेगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देगा कि हाँ करिए। ठीक है, आप इनके रूल और नियम के बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं वो नहीं कर सकते, प्रशासनिक अधिकारी उसके बाहर कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको रोकेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद है हमारा प्रशासनिक विधि एवं शुष्क प्रशासन में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों, प्रशासनिक विधि प्रशासन के अंगों की संरचना है। जो हमारी प्रशासनिक विधि है, ये हमारे प्रशासन जो है इनके अंग, क्या क्या काम है, क्या इनका काम नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या इनकी शक्तियाँ हैं, क्या विशेषताएं, यही इन अंगों की संरचना है प्रशासनिक विधि। कार्यप्रणाली तथा उनकी शक्तियों पर नियंत्रण से संबंधित एक विधि है। ठीक है, जो कि आप पहले जान चुके हैं। यह विधि यह प्रावधान करती है कि प्रशासन के अंगों का गठन किस प्रकार होगा। ये हमारी जो विधि है प्रशासनिक विधि, ये प्रशासन के अंगों का गठन किस प्रकार होगा यही निर्धारित करती है। दोस्तों, इनकी कार्यप्रणाली किन नियमों के अनुसार संचालित होगी तथा उनकी शक्तियों तथा अधिकारों पर नियंत्रण के क्या नियम होंगे, ये हमारी प्रशासनिक विधि प्रशासन के विषय में होती है। वहीं पर सूक्ष्म प्रशासन, जिसे ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत वे सभी मामले जो प्रशासन से संबंधित होते थे प्रशासनिक न्याय व्यवस्था की अधिकारिकता में आते हैं, जिनके शिखर पर कॉन्सोलिडेटेड उच्च प्रशासनिक न्यायालय था। कॉन्सोलिडेटेड एक ऐसा नियम है जिसके सदस्य दोहरा कार्य करते हैं। एक तरफ तो वे प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रजा तथा प्रशासक के मध्य उत्पन्न वादों का निर्णय करते हैं। ऐसा करते समय वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति कार्य करते हैं। जो हमारे न्याय संबंधी मामले होते हैं प्रशासन वाले, वो प्रशासनिक न्याय व्यवस्था की अधिकारिकता में आते हैं, वही हमारा ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, ये जो एक प्रजा और प्रशासक के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करते हैं, कौन करते हैं, सूक्ष्म प्रशासन, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं। और ये करते समय जो प्रजा और प्रशासक के बीच जो उत्पन्न विवाद होते हैं, ये करते समय स्वतंत्र और निष्पक्ष करते हैं, किसी के प्रति झुकाव नहीं होता इनका, स्वतंत्र और निष्पक्ष करते हैं। जैसा कि आप न्यायाधीश की भांति कार्य करते हैं, इनको आप न्यायाधीश समझ सकते हैं। प्रजा और प्रशासक के विधि में उत्पन्न विवादों को निर्णय करते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रशासनिक विधि एवं सूक्ष्म प्रशासन के बारे में अंतर से समझ गए होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत जानना जरूरी है कि वैसे कि आपको काफ़ी रिलेट करता होगा प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि,
क्योंकि जो हमारी प्रशासनिक विधि है ये संविधान से ही निकल कर आई है, संविधान के अधीनस्थ होती है। ठीक है, तो ये रिलेट करती है संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि। आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रशासनिक विधि वह विधि है जो प्रशासन के कार्यकलापों, शक्तियों तथा प्रशासन के अधिकारों तथा कृत्यों को नियंत्रित करते हैं, जो कि हम लोग पहले समझते ही आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारी प्रशासनिक विधि होती है। जबकि संवैधानिक विधि राज्य के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के गठन, शक्ति तथा कृत्यों को नियंत्रित करते हैं। जो हमारी संवैधानिक विधि है उसके राज्य के 3 अंग जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के गठन, शक्ति तथा कृत्यों को नियंत्रित करती है। प्रशासनिक विधि चलायमान है जबकि संवैधानिक विधि अचल है। मतलब जो हमारी प्रशासनिक विधि के नियम बदलते रहते हैं, बट जो हमारी संवैधानिक विधि है उसके नियम वहीं पर बने हैं, उसी के अनुसार हमारा देश चल रहा है, संवैधानिक विधि के अनुसार। ठीक है, प्रशासनिक विधि का स्रोत अधिनियम या संविधि है। प्रशासनिक विधि का स्रोत कौन कौन से, जो नए नए अधिनियम बनाए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं वे हैं। जबकि संवैधानिक विधि का स्रोत लिखित संविधान होता है। जो हमारा संवैधानिक विधि है इसका स्रोत लिखित संविधान है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्रोत लिखित संविधान है। दोस्तों, प्रशासनिक विधि प्रशासन के कृतात्मक जो फंक्शनल अध्ययन पर विशेष बल देते हैं, जबकि संवैधानिक विधि शासन के गठन पर अधिक बल देती है। जो संवैधानिक विधि है शासन के गठन की, शासन कैसा होगा उस पर अधिक बल देती है। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि की अधीनस्थ विधि है। जो हमारी प्रशासनिक विधि है संवैधानिक विधि के अधीनस्थ होती है। जैसा कि आप बता सकते हैं कि एक ऑफिसर के नीचे वो उसके सिपाही काम करते हैं, वैसे ही समझ सकते हैं। जो प्रशासन की विधि है वो संवैधानिक विधि के अनुसार नियम बनाए जाते हैं। जो प्रशासन विधि के नियम बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, वो संविधान को रखकर, ध्यान रखकर ही बनते हैं। तो समझ सकते हैं कि आप प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि के अनुसार होती है। जबकि संवैधानिक विधि सर्वोच्च विधि है। जो हमारी संवैधानिक विधि है सबसे ऊंची है, सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, बेसिक सा अंतर है कि प्रशासनिक विधि तथा संवैधानिक विधि में, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, प्रशासनिक विधि के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। किसका स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है। तो प्रशासनिक या प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है जो प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण का उपाय करती है। हमारी प्रशासनिक विधि है, कई विधि हैं, वही वैसे भी एक प्रशासनिक विधि भी है। ठीक है, जैसे पढ़ते आ रहे हैं बहुत, जो प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण का उपाय करती है कि प्रशासन कोई ऐसा कार्य न कर जाए रूल के खिलाफ हो, इसलिए इसमें नियंत्रण का उपाय करती है। नियंत्रण बना के रखती है कि ये यहीं तक निर्णय दे सकते हैं या यहीं तक ये कार्य कर सकते हैं। प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण करती है प्रशासनिक विधि। दोस्तों, राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है, जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कार्यपालिका को। प्रशासन का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से है। जो प्रशासन का संबंध है एग्जीक्यूटिव से आता है, एग्जीक्यूटिव से आता है कार्यपालिका के शक्तियों से, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से। प्रशासनिक विधि का विकास आधुनिक समय की आवश्यक आवश्यकता है। जो आज का समय है ना, तो इसलिए इसमें प्रशासनिक विधि का विकास बहुत ज़रूरी है। यह एक आवश्यक बुराई के रूप में विकसित हुई है। ज़रूरत भी थी और एक बुराई भी बन के आई है। कैसे बुराई, अभी आगे समझेंगे। इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को विवेक दिया जाना उचित नहीं है। तो जैसे कि ये कहा गया है कि डायरेक्ट उनको विवेक दे दिया गया, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी हद तक अपनी शक्ति तथा अधिकारों का उपयोग अपने विवेक से करते हैं। जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासन के अधिकारी होते हैं, वो अपने विवेक से ही काम करते हैं। इनको विवेक प्रदान किया जाना वर्तमान परिवेश की आवश्यकता है। आज के परिवेश को देखते हुए इनको विवेक भी दिया गया कि आप इसमें अपना निर्णय ले सकते हैं, आप अपना न्याय सुना सकते हैं, आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के मध्य विवाद उत्पन्न होते थे। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और नागरिक के मध्य बहुत विवाद उत्पन्न होते थे, जिस पर निर्णय भी इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए जाते थे। कई विवाद हुए, किससे? अधिकारी और नागरिक से। निर्णय कौन देता था? प्रशासनिक अधिकारी।
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से निर्णय प्रशासनिक अधिकारी के पक्ष में चले गए होंगे, ठीक है, जिसके लिए नियंत्रण करना पड़ा। अतः मनमानेपन की संभवता को सीमित करने हेतु न्यायिक नियंत्रण एवं संसदीय नियंत्रण आवश्यक था। पर अगर कोई विवाद हुआ, अब वो प्रशासनिक अधिकारी है, अधिकारी और नागरिक के बीच विवाद हुआ है, तो प्रशासनिक अधिकारी होते थे कि वो उसके समक्ष मतलब पक्ष में निर्णय दे देते थे। इसको देखते हुए न्यायिक नियंत्रण एवं संसदीय नियंत्रण आवश्यक था कि न्यायालय द्वारा भी इनका नियंत्रण रखा जाए, संसदीय नियंत्रण भी आवश्यक था। इसे संबंधित प्रावधान करना प्रशासनिक विधि का उद्देश्य है। इन्हीं से संबंधित, आप समझ गए होंगे पूरी स्टोरी, इन्हीं से संबंधित नियंत्रण करना प्रशासनिक विधि का उद्देश्य है। राज्य के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र के कारण राज्य के प्रशासनिक अंग का विकास अपरिहार्य रूप से हुआ। मतलब राज्य के जितने कार्य बढ़ते गए, इसलिए प्रशासनिक अंग का विकास भी बहुत होता गया और प्रशासनिक विधि का भी विकास होता गया। इसे रोक पाना संभव नहीं है, परंतु इस पर नियंत्रण के उपाय करना, इनके विवेकाधीन कार्यों पर सीमा अधिरोपित करना, प्रशासनिक अधिकारियों के मनमानेपन से आम जनता को संरक्षित करना ही प्रशासनिक विधि का प्रयोजन तथा कार्य क्षेत्र है। कि कुछ ऐसा काम ना करें, उनकी एक सीमा बना देना कि आप इतना फाइन कर सकते हैं। ये कार्य क्षेत्र है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कि आपकी क्या सीमा होगी, कहाँ तक आप जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इनका कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में विधि के शासन की क्या स्थिति है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रूल ऑफ इन इंडिया। क्या स्थिति है। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या स्थिति है तो क्या जवाब देंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता होना चाहिए। अतः संविधान के प्रावधान स्वयं में विधि के शासन की भांति प्रशासनिक कार्यों पर एक अंकुश है। जो हमारा संविधान है, प्रावधान जो संविधान का दिया गया है, स्वयं में ही खुद में ही विधि के शासन की भांति है। जो प्रशासन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनके कार्यों पर एक अंकुश लगाते हैं कि आप यहाँ पर नहीं करेंगे, नहीं ये गलत बात है, आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। ये संविधान हमारा, इस संविधान के प्रावधान में है, ठीक है। यदि कार्यपालिका का कोई भी कार्य, जो एग्जीक्यूटिव का कोई भी कार्य संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, जो कार्यपालिका है, अगर वो संविधान के किसी भी प्रावधान को उल्लंघन करते हैं तो वह अवैध हो जाएगी, मतलब वो मान्य नहीं होंगी तथा अधिकारती अल्ट्रा वायरस हो जाएगी। तो अल्ट्रा वायरस होने के कारण निरस्त कर दिया जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव है वो भी किसी संविधान के प्रावधान को उल्लंघन नहीं कर सकती है, अगर वो उल्लंघन करके बनाती तो वो निरस्त हो जाएगा, आपको पता भी होगा। यदि कोई नियम, उपनियम, अधिसूचना तथा विधि प्रावधान रखने वाली रूढ़ि संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं है या भाग 3 में प्रदत्त किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो उसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाएगा। कि अगर कोई नियम बना रहे हैं या उपनियम बना रहे हैं तो भाग 3 के आर्टिकल 13 के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो ऑफिशियली पता ही होगा कि रूल ऑफ लॉ है, संविधान सर्वोच्च है और संविधान का ही शासन है। क्योंकि एक सरकार भी अगर कोई अपने मन से कानून बनाती है, अगर संविधान के खिलाफ है तो वो निरस्त हो जाएगा, आपको पता ही है। दोस्तों आगे एक डॉक्ट्रिन दे रखी है सेपरेशन ऑफ पावर की, जिसे मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया था, मॉन्टेस्क्यू द्वारा, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बारे में समझेंगे और ये जानेंगे क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर लागू हो रही है या होती है। तो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों शक्ति पृथक्करण, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने डेस्पोवायर्स, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर कहा है, इससे उनका तात्पर्य यह था कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां किसी एक व्यक्तियों के निकाय द्वारा प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों जैसे कि राज्य के 3 अंग होते हैं, आपको पता होगा,
विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये था कि ये राज्य के जो तीनों अंग हैं ये किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाने चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं रूल किया जाना चाहिए, या व्यक्ति का निकाय जैसे कोई समूह हो उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए कि यही विधायिका भी संभाल रहे हैं, कार्यपालिका भी देख रहे हैं और न्यायपालिका भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका तात्पर्य यह हुआ कि विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में, कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में तथा न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें, एक अंग एक ही कार्य का निर्वहन करें। जैसे कि विधायिका है वो अपना विधायिका वाला काम देखे, कार्यपालिका है वो अपना कार्यपालिका वाला देखे, न्यायपालिका है वो अपना न्यायपालिका देखे, ठीक है, न्याय देखे। किसी एक दूसरे के उसमें अतिक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे को टोका टाकी नहीं करेंगे और एक अंग एक ही कार्य का निर्वहन करें। जैसे ऐसा नहीं कि विधायिका है वो भी न्यायपालिका को, सबके अपने अपने कार्य होने चाहिए और जो उसको निर्वहन कर रहे हैं, जो उनको चला रहे हैं वो अलग होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा होता है शक्ति पृथक्करण। क्या भारत में है? हाँ ज़रूर है। जैसे अपनी विधायिका है वो अपना काम करती है और न्यायपालिका है जुडिशरी वो अपना काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव वो अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे बेस-पोयर्स की डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लाया गया था? मॉन्टेस्क्यू द्वारा, ठीक है। तो अब ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं फिर दोस्तों। आगे क्या है? प्रत्यायोजित विधायन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निकाय मतलब होता है एक समूह, लोगों का समूह जो होता है निकाय, दूसरे निकाय को कुछ करने की शक्ति का अधिकार प्रदान करता है। जैसे जो हमारी कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका, उसके अंदर प्रशासन आते हैं, ठीक है, उनको शक्ति दे रखी होती है प्रशासन को। ये हमारा प्रत्यायोजित विधायन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि उनको शक्ति प्रदान करते हैं कि भैया इतना काम हो जाता है, आप इसको आप ये शक्ति करिए, आपको हमने दे दिया, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। तथा प्रत्यायोजित विधायन प्रत्यायोजन का परिणाम है। प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत वे सभी नियम एवं उपनियम आ जाते हैं जो प्रत्यायोजन की शक्ति के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। मतलब जो प्रत्यायोजन किया गया उसके शक्ति के अंतर्गत बनाए गए तो वही नियम और उपनियम आएंगे, अलग से कुछ नहीं होगा। वो बना लिए जाते हैं कि आपको ये वाली शक्ति आपको दी जा रही तो आपको यही वाली दी जाएगी, ठीक है। संक्षेप में कह सकते हैं कि विधानमंडल जो विधि बनाता है उसको विधायन कहा जाता है तथा ऐसे नियम उपनियम को विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत बनाया जाता है, उसका प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है।